फिजिकल जियोग्राफी में रीजन करने वाले महासागरीय जल की गतियाँ और धाराएं। तो महासागरीय जल की गतियाँ, सामान्यतः महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं: तरंगें, लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा। तो तरंगें क्या है इनमें से? इनमें लहरें, तरंगें या लहरें महासागरीय जल में सबसे प्रमुख गतियां हैं, जिनके कारण निरंतर जल ऊपर उठाव और गिराव की क्रिया संपन्न होती रहती है। इनका सबसे प्रमुख कारण सागरीय जल के ऊपर होने वाला पवन प्रवाह है, जिसके रगड़ने के कारण लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इस रगड़ से जल की मात्रा ऊपरी सतह ही मतलब जल की गतिशील होती है। धाराएं महासागरीय जल में नदी की भांति एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जल गति के रूप में होती हैं। तो जो निश्चित दिशा में क्या है, जल नदी गति की भांति जल गति के रूप में होती हैं, जिनके कारण महासागरों की विशाल जल राशि का स्थानांतरण होता रहता है। ये महासागरीय जल की संपूर्ण गतियां हैं। तो जल का ऊपर की धाराएं जो होती हैं, प्रवाह होता है, उसी को तरंगें या लहरें कहते हैं। इसके अतिरिक्त गति, आकार, दिशा की भिन्नता के आधार पर जलधाराओं को पुनः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो गति के आधार पर और आकार और दिशा के आधार पर 3 प्रकार हैं। तो प्रवाह कहते हैं पहले, डिफॉल्ट। तो महासागरीय जल के ऊपर प्रवाहित होने वाली पवनों के कारण जब सागरीय जल आगे की दिशा में बढ़ता है तब उसे प्रवाह की संज्ञा दी जाती है। इनकी गति सीमा पवनों की गति तथा उनके विस्तार पर निर्भर रहने के कारण प्रायः अनिश्चित होती है। प्रवाह में केवल महासागर के ऊपरी का जल ही गतिशील होता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये प्रवाह कहलाता है। फिर धारा है, करंट। तो प्रवाह की तुलना में धारा में अधिक गति होती है। तो प्रवाह की तुलना में धारा जो है उसमें अधिक गति होती है। एक निश्चित दिशा में गतिशील होने वाली महासागरीय जल की राशि को धारा कहते हैं, जिसे जाना जाता है मतलब धारा के नाम से जाना जाता है। इसकी दिशा निश्चित होती है। इसमें सागर की तली के नीचे काफ़ी गहराई तक संपूर्ण जल गतिशील हो जाता है। तो सागर के नीचे तक का जल गतिशील हो जाता है धारा में। फिर विशाल धारा, स्ट्रीम। तो धाराओं की अपेक्षा अधिक गहराई और विस्तार के साथ नदी की भांति प्रवाहित होने वाली विशाल सागरीय जल राशि विशालकाय धारा या स्ट्रीम कहलाती है। तो नदी की भांति बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है। इनकी गति अधिक और दिशा निश्चित होती है। सबसे प्रमुख है इसमें खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम। तापमान के आधार पर धारा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: उष्ण या गर्म जलधारा, शीतल या ठंडी जलधारा। निम्न अक्षांशों से उष्ण अक्षांशों यानी उच्च अक्षांशों में समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को विषुवत रेखा से बहने वाली धाराएं हैं। तो इसमें विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधाराएं, इसके विपरीत उच्च अक्षांशों जब निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं। तो धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति मुख्यतः महासागरीय एवं स्थलीय कारकों को प्रभावित करती स्थलीय कारकों से प्रभावित होती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं हैं मुख्यतः महासागर में और स्थल भाग में कारकों से प्रभावित होती हैं। इसमें से कुछ कारक तो धरातल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि कुछ कारक उसकी गति और दिशा आदि को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के कारकों के सम्मिलित प्रभाव से ही किसी धारा का वास्तविक स्वरूप निर्धारित होता है। तो उसमें गति होती है और दिशा होती है। तो इनसे ही दोनों प्रकार के कारकों से सम्मिलित प्रभाव से किसी धारा का वास्तविक स्वरूप निर्धारित होता है। इसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन की क्रिया। तो पृथ्वी है तो पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसके कारण फिर तापमान संबंधी भिन्नता है, सागरी जल में लवणता की भिन्नता है, सागरी जल में घनत्व सुजल का घनत्व अलग होता है तो धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर लवणता भी भिन्न होती है, तापमान भिन्न होती है तो घूर्णन की क्रिया चलती है। वायु दाब संबंधी भिन्नताएं होती है, पवनों का प्रवाह की दिशा, बाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा की प्रकृति, तट की दिशा और आकार,
महासागरीय तली में स्थलाकृतियां मौसम परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण और विक्षेपण से संबंधित कारक होते हैं। तो इस कारण धाराएं गतिशील होती है। महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं हैं इसमें जो इस तरह ऊपर में विषुवत रेखा से यहाँ से चलती हैं, उत्तर में यहाँ गल्फ स्ट्रीम मिल जाती है, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ऊपर चली जाती है, लेब्राडोर की धारा आती है यहाँ, और ये प्रति विपरीत धारा के रूप में इस साइड चली जाती है जब यहाँ जल का पानी अधिक हो जाता है। इस तरह ये वाली धारा भी यहाँ चक्कर लगाती हुई दक्षिण विषुवती धारा है, और यहाँ से आती हुई ठंडी जलधारा आती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो हर महासागर के हिसाब से पढ़ लेते हैं। उत्तर विषुवतीय रेखीय धाराएं, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से अफ्रीका के पश्चिम तट पर जल में वृद्धि होती है। तो अफ्रीका का जो पश्चिम तट है, ये अफ्रीका है इस तरह, तो अफ्रीका का जो पश्चिम तट है यहाँ, तो पश्चिम तट पर जल में वृद्धि होने के कारण पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में प्रवाहित होने लग वाली विषुवत रेखीय धाराएं 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तार होता है। तो 0 से यहाँ 10 डिग्री तक इतने साइज में ये चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ दक्षिणी अमेरिका जो पूर्वी तट पर टकराती हैं और दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिसमें पहली शाखा एंडीज धारा के नाम से पश्चिम द्वीप समूह के पूर्व में, जबकि दूसरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रवेश कर युकाटन चैनल में प्रवेश कर जाती है। तो एक इस साइड के चली जाती है, और एक एंडीज धारा के नाम से पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में, पश्चिम द्वीप समूह होता है तो इसके पूर्व में चलती है। फिर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के समान पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों के मध्य 0 से 20 डिग्री, तो जो नीचे की ओर जाती है, तो यहाँ से अफ्रीका से जो नीचे की ओर जाती है तो वो कहलाती है दक्षिण वाली। तो यहाँ ये क्या होती है, ये 0 से लेकर यहाँ 20 तक होती है, अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। इसे ब्राज़ील के तट के समीप, ब्राज़ील के तट यहाँ है, तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये भी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और प्रथम शाखा उत्तर पश्चिम शाखा के रूप में विषुवत रेखीय धारा से त्रिनाद के पास मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ब्राज़ील धारा के रूप में प्रवाहित होती है, तो दक्षिण में मुड़ जाती है। फिर प्रति विषुवत रेखीय धारा, तो भूमध्य रेखीय भाग में उत्तर और दक्षिण विषुवतीय रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धाराओं को प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो यहाँ जब पानी दक्षिण अमेरिका के पास यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो इस प्रति पलट के फिर से वापस उसी साइड जाने लगता है कुछ पानी, तो प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ब्राज़ील तट के पास उत्तर और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मिलने पर एक जल स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में समान ढाल बन जाता है, और इसे क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। गिनी की धारा के नाम से, क्योंकि यहाँ गिनी का तट है, तो गिनी के तट पर पहुँचती है, तो उसे गिनी की धारा के नाम से जाना जाता है। फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा, यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है जो अमेरिका के पास यहाँ, तो मैक्सिको खाड़ी में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास, यहाँ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास उत्पन्न होती है, और मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में, तो यहाँ उत्तर पूर्व दिशा में चलती है, और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट से टकराती है, तो यूरोप तक जाती है। फिर गल्फ स्ट्रीम एक विस्तृत धारा क्रम है, इसमें 3 प्रकार की धाराओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी उसमें और भी धाराएं होती है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम में फ्लोरिडा की धारा होती है। फ्लोरिडा धारा उत्तर विषुवत रेखीय धारा का उत्तरी विस्तार है। तो जो उत्तर की विषुवत रेखा की धारा यहाँ से गई थी उत्तर की ओर,
उसी का विस्तार है फ्लोरिडा की धारा, जो युकाटन से होकर मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है और वहां पर फ्लोरिडा जलडमरू से होकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर पहुंचती है। तो यहाँ से जो गई थी वो फ्लोरिडा में पहुंचती है, यहाँ ऊपर इस तरह से घूमती है तो फ्लोरिडा में पहुंचती है और फ्लोरिडा में 30 डिग्री अक्षांश के पास ये पहुंच जाती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, तो वहाँ गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा धारा जब एंड लीज धारा से मिलने के बाद हैटर्स अंतरीप की आगे बढ़ती है। तो फ्लोरिडा धारा हो गई और एडीज धारा जो एक और थी, ये फ्लोरिडा धारा थी और एक एडीज धारा यहाँ से जहाँ पश्चिमी समूह थे, तो यहाँ से जाके दोनों मिलती हैं तो आगे बढ़ के गल्फ स्ट्रीम नाम से जानी जाती हैं। ये एक गर्म जल वाली धारा है जिसके दाहिनी ओर सारगैसो, इसके दाईं ओर यहाँ पर सारगैसो सागर है और बाईं ओर ठंडी जलधारा के रूप में ठंडी दीवार यानी इस साइड संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से इस तरह अलग करती है। फिर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के समीप यहाँ जब ये 30 तक पहुँच गई थी लेब्राडोर वो, फिर इसके बाद 40 डिग्री अक्षांश के पास ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है। तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद लेब्राडोर की ठंडी धारा मिलने के कारण न्यूफाउंडलैंड के समीप घना कोहरा बनता है। तो यहाँ घना कोहरा बनता है। तो उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी अटलांटिक क्योंकि यहाँ आर्कटिक शुरू हो जाता है ना अटलांटिक, तो 66.5 डिग्री, तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक धारा है। इसमें क्या है कि 45 डिग्री अक्षांश तथा 45 डिग्री उत्तरी, मतलब 45 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये है और अक्षांश ये है। तो यहाँ पे बीच में यहाँ उत्तरी अमेरिका का ये वाला हिस्सा और यूरोप का यहाँ ये वाला हिस्सा मिलता है। तो यहाँ 45 डिग्री अक्षांश और देशांतरों के समीप गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें सम्मिलित रूप से अटलांटिक धारा कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो यहाँ से निकल के फिर यहाँ से होकर दोनों साथ मिलकर इस दिशा में चल रही होती हैं, तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ कई धाराओं में बढ़ जाती है, यहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है और यहाँ चली जाती है, यहाँ भी आ जाती है, तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें से एक शाखा नोवेदा तट से होकर नॉर्वे सागर में चली जाती है। तो उसमें से एक नॉर्वे सागर में चली जाती है, दूसरी शाखा इरमिंजिंग शाखा के नाम से आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित होती है। तीसरी शाखा ग्रीनलैंड के पूरब में जाकर ग्रीनलैंड में चली जाती है, ग्रीनलैंड धारा में मिल जाती है और दूसरी पूर्वी शाखा पूर्वी देशन यानी फ्रांस तथा स्पेन तक पहुंचकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो एक फ्रांस और स्पेन तक आ जाती है। तो इस तरह से यूरोप था और यहाँ ये अमेरिका था। तो यहाँ की जो धारा थी वो यहाँ 45 डिग्री पर कई शाखाओं में बट गई और यहाँ से एक ग्रीनलैंड के पास चली गई, एक आइसलैंड यहाँ है तो आइसलैंड के दक्षिण में बहेगी, एक नॉर्वे में, यहाँ नॉर्वे यूरोप के इस साइड ऊपर वाला क्षेत्र है तो नॉर्वे की धारा बन जाएगी और एक ये यूरोप की यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ चले भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएगी वो फिर, तो भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती है। जबकि दूसरी शाखा रेनेल धारा के नाम से बिस्के की खाड़ी में तक जाती है, तो कई उप शाखाओं में बन जाती है। वह कनेरी की धारा, जो कनेरी की धारा है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट, उत्तर जो अफ्रीका है जिस तरह से ये अफ्रीका है तो अफ्रीका जो है तो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है ये वाला पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट के सहारे मोरक्को तक या मेडोरिया केप वर्ड के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा, तो यहाँ के सहारे ये ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इसे कनेरी धारा कहते हैं। कनेरी धारा उत्तरी अटलांटिक धारा का ही दक्षिण बड़ा हुआ दक्षिणी, तो जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ से यहाँ घूम कर गई थी, कई शाखाओं में बट गई थी, फिर यहाँ भूमध्य सागर में भी इसके साथ यहाँ प्रवेश कर गई थी, लेकिन जब अब वो नीचे आएगी तो अब यहाँ ठंडी हो जाएगी, तो उसी का विस्तार है जो ठंडी जलधारा है, कनेरी की धारा कहते हैं। फिर है लेब्राडोर की धारा, तो लेब्राडोर की धारा जो अमेरिका है, इस साइड से मैक्सिको खाड़ी और अमेरिका, तो और यहाँ ग्रीनलैंड है, तो अमेरिका से यहाँ से निकलने वाली धारा है लेब्राडोर की ठंडी धारा।
तो बैफिन की खाड़ी या डेविस जल डमरू के मध्य से होकर न्यूफाउंडलैंड के तट से होती हुई ग्राउंड बैंक यानी पूरब से गुजरने वाली ठंडी धारा को लैब्राडोर धारा कहते हैं। ये पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिसके कारण न्यूफाउंडलैंड के सभी घने कोहरा छा जाता है। अब है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा उच्च तापमान, उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। दक्षिणी अमेरिकी तट के समानांतर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रवाहित होती है। तो ये 40 डिग्री पर और दक्षिणी अमेरिका है, जैसे ये तो दक्षिणी अमेरिका के पास प्रवाहित होती है। इसके पश्चात पहले हवा से प्रवाहित होकर पूरब की ओर मुड़ती है, और ये क्या होती है, इसके पश्चात हवा से प्रवाहित होकर पूरब की ओर इस साइड में मुड़ जाती है। दक्षिण से आने वाली एक फोकलैंड की धारा होती है, जो दक्षिण से आ रही होती है, और वहाँ दक्षिण तो फोकलैंड की धारा से भी मिलती है जी। फॉकलैंड धारा। तो अंटार्कटिक, यहाँ नीचे अंटार्कटिक है, तो अंटार्कटिक महासागर ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका है, तो इसके पूर्वी तट पर बहती है। तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है। इस धारा को अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम खंड दक्षिणी अमेरिका तक आ जाते हैं। तो हिम जो खंड होते हैं यानी बर्फ के टुकड़े, वो भी यहाँ तक आ जाते हैं। फिर दक्षिणी अटलांटिक धारा। जब ब्राज़ील धारा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण विक्षेपित बल तथा पछुआ पवनों से प्रभावित होकर पूर्वी दिशा में मुड़कर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो दक्षिणी अटलांटिक धारा क्या है कि ब्राज़ील की धारा क्या है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेपित बल के कारण पछुआ पवन से प्रभावित होकर पूर्व दिशा में, जो ब्राज़ील की धारा इस तरह आ रही थी तो वह इस तरह से मुड़ जाती है। यहाँ से आई थी और यहाँ दक्षिण में बह रही थी और पछुआ पवन से प्रभाव से मुड़ गई थी पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो दक्षिणी अटलांटिक धारा कहते हैं, जो एक ठंडे जल की धारा है। इसे दक्षिणी अटलांटिक धारा, पछुआ पवन प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह आदि नामों से जाना जाता है। फिर बेगुला की धारा। तो बेगुला की धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बह रही है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। इसे आगे चलकर दक्षिण विषुवतीय धाराओं में विलीन हो जाती है। सारगेसो सागर। तो सारगेसो सागर यहाँ बीच में है। सारगेसो सागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 देशांतरों के बीच, यहाँ 35 से 75 देशांतर के बीच चारों ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं के मध्य स्थित शांत स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगेसो सागर पुर्तगाली भाषा का शब्द है, सारगेसो से लिया गया है, जिसका अर्थ सारगोसम से लिया समुद्री घास। तो अटलांटिक महासागर में स्थित इस क्षेत्र को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था, तो स्पेन वालों ने देखा था, और गोलाकार रूप में स्थित घास की बहुलता वाले इस क्षेत्र को उन्होंने सारगेसो नाम दिया। सारगेसम जड़ विहीन सागरी घास है, जो स्वतः उत्पन्न होती रहती है और जिसके कारण सागरीय जल घास है, जड़ विहीन सागरीय जल घास है जो स्वतः उत्पन्न होती है और सागरीय यातायात में बाधा भी उपस्थित करती है। अब अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर में और कौन कौन सी धाराएं मतलब बहती हैं, तो उत्तर विषुवतीय की धारा ये गर्म होती है, दक्षिण विषुवतीय धारा ये भी गर्म होती है, फ्लोरिडा की धारा गर्म होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म होती है, फिर नॉर्वेज धारा ये भी गर्म होती है, लैब्राडोर की धारा ठंडी जल धारा है। फिर पूर्वी ग्रीनलैंड के पास बहती है, वो ठंडी होती है। इर्विंगन धारा गर्म धारा है। कैनेरी की धारा ठंडी होती है। ब्राज़ील धारा उष्ण गर्मी वाली है। फिर बेगुला की धारा जो अफ्रीका के पास बहती है पश्चिम में नीचे से, तो ठंडी धारा है। अंटार्कटिक प्रवाह है, दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह, तो ये ठंडी धारा होती है। विपरीत विषुवतीय धारा उष्ण, यानी विपरीत विषुवत रेखा के पास है तो फिर भी वो गर्मी होगी। फिर रेनेल धारा उष्ण धारा है। फॉकलैंड धारा ठंडी है और अटाई एंटिलीज धारा गर्म है। अब प्रशांत महासागरीय धाराएं।
तो प्रशांत महासागर की धाराएं होती हैं, यहाँ प्रशांत ये अमेरिका है, ये रूस वाला भाग है। तो उत्तरी ध्रुवीय रेखाएं उत्तर विषुवत रेखा की धाराएं। तो प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर वाली धाराएं, यह धारा मैक्सिको तट से प्रारंभ होकर, तो यहाँ मैक्सिको तट है, तो मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई फिलीपीन तट पर पहुंचती हैं। तो यहाँ फिलीपींस द्वीप था, तो फिलीपींस द्वीप तक पहुंचती हैं। और ताइवान फिलीपींस के पास जो चीन होता है, चीन के पास, चीन के नीचे यहाँ चीन है, तो चीन के नीचे यहाँ ताइवान होगा। तो ताइवान के समय इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर क्यूसेवो की धारा, तो ताइवान है तो यहाँ होती है, तो ताइवान के पास ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है और उसे क्यूसेवो की धारा से मिल जाती है। जबकि दक्षिण शाखा पूरब की ओर मुड़कर, तो दक्षिण वाली शाखा होती है जो पूरब की ओर मुड़कर प्रति विषुवत रेखीय धारा, तो यहाँ वापस इस साइड मुड़ जाती है और प्रति विषुवत रेखीय धारा का निर्माण करती है। उत्तर विषुवत रेखीय धारा सदैव विषुवत रेखा के उत्तर में प्रवाहित होती है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, तो सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से उत्पन्न होकर पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली यह धारा उत्तर विषुवत रेखीय धारा से प्रबल होती है। तो यहाँ क्या है कि पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो प्रति विषुवत रेखीय प्रबल धारा होगी। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा फिर है प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो ये वाली दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा थी कि सनमारी पवनों के प्रभाव से होकर पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा उत्तर विषुवत रेखीय धारा से प्रबल होती है। प्रति विषुवत रेखीय धारा, तो उत्तर और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धाराओं को, तो ये पश्चिम था, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में जो बहेंगी उसे कहा जाता है। यह धारा पश्चिम में फिलिपाइन, तो इसमें क्या है, पश्चिम में फिलिपाइन के मिडनाओ से पूर्व में पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ फिलिपाइन जो द्वीप थे अमेरिका है, तो यहाँ अमेरिका के पास फिलिपाइन द्वीप है, तो उसके मिडनाओ के पूर्व में पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती हैं, यहाँ से होती होंगी और ये पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती होंगी। और इसकी उप शाखाएं दक्षिण की ओर मुड़कर पनामा की खाड़ी में चली जाती, तो इस साइड से जाती होगी ये, और पनामा की खाड़ी में चली जाती है। अब है क्यूवोसीवो तंत्र, तो गल्फ स्ट्रीम तंत्र के समान ही प्रशांत महासागर में क्यूसीवो तंत्र का पूर्णतः विकास होता है। यह कई धाराओं से मिलकर बनती है। इसका प्रवाह ताइवान से बेरिंग जल संधि तक पाया जाता है। तो चीन है, यहाँ ताइवान था, तो ताइवान के पास के बाद यहाँ जापान है, तो जापान के पास, और फिर यहाँ रूस चला गया, तो रूस के पास यहाँ बेरिंग जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि तक इसका विस्तार होता है। इसके अंतर्गत निम्न धाराएं शामिल की गई हैं। तो क्यूरोसीवो की धारा है, तो अटलांटिक महासागर का फ्लोरिडा तट के समान प्रशांत महासागर में, तो जो अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा थी, तो फ्लोरिडा धारा के समान प्रशांत महासागर में भी उत्तर विषुवत रेखीय धारा फिलिपाइन के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो फिलिपाइन द्वीप समूह है, उसके दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा में ये फिलीपींस, जो चीन है, तो चीन के यहाँ ताइवान है और यहाँ पर फिलीपींस है। तो फिलीपींस ऊपर की ओर मुड़ना है, तो दाईं ओर ये वाला होगा, तो दाईं ओर से मुड़कर फिलीपीन धारा के समानांतर प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास दाईं ओर मुड़कर उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर क्यूरोसीवो की धारा, तो फिलीपींस के पास यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाती है और क्यूरोसीवो की धारा को जमने से ताइवान के रिक्यू द्वीप तक प्रवाहित हो, ताइवान के यहाँ रिक्यू द्वीप तक है, यहाँ तक वैसे ही प्रवाहित होती है। क्यूरोसीवो प्रसार,
तो प्रसार क्यूरोसीवो कहाँ होता है? तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप। क्यूरोसीवो धारा तो 35 डिग्री होता है, तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास होता है। पछुआ धारा के कारण जापान का तट छोड़कर पूरब की ओर मुड़कर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो पछुआ का प्रवाह के कारण क्या है, जापान तट छोड़कर पूरब दिशा में ये इस तरह पूरब दिशा में मुड़कर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक शाखा पूर्वी की ओर मुड़कर जाती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम के समान होती है। आगे चलकर क्यूरोसीवो की धारा उत्तर में से आने वाली ठंडी क्यूरोसीवो धारा से मिलती है। यहाँ भी उत्तर से एक ठंडी जलधारा आ रही है, उससे मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। तो प्रशांत महासागर के उत्तर वाला प्रवाह कैसा होता है? तो पछुआपन के प्रभाव में क्यूरोसीवो पूर्व की ओर निरंतर बढ़कर अमेरिका के पश्चिम तट तक पहुंचती है। तो इस तरह से जब बढ़ रही होती है, अमेरिका का ये पश्चिम तट होता है, तो यहाँ पर ये जा रही होती है। तो जाने के पश्चात क्या होता है, तो अमेरिका के पश्चिम तट की ओर पहुंचती है, और इसमें 150 पश्चिमी देशांतर से पहले, यहाँ जैसे 150 है पश्चिमी देशांतर है ये वाली रेखा, तो यहाँ से पहले ही इस धारा के प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो एक भाग इसका क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है इस तरह, और थोड़ा सा भाग ही अमेरिकी यहाँ हवाई द्वीप के पास यहाँ तक पहुँचता है। थोड़ा सा भाग प्रवाहित होता है। आगे चलकर ये पुनः दुई शाखाओं, तो यहाँ जाके ये कहा क्या करती है, दो शाखाओं में द्विशाखन हो जाता है। उत्तरी शाखा अलूसियन धारा के रूप में जानती है। तो यहाँ ये अमेरिका था, अमेरिका का जो ये वाला भाग है, तो यहाँ इस द्वीप पर पहुँच के पास हवाई द्वीप के पास पहुँचती है, और यहाँ एक तो दक्षिणी में मुड़ गई थी और एक ठे हवाई द्वीप के पास उत्तर शाखा में जाती है, तो उसे आलूसियन धारा के नाम से प्रवाहित होती है। दक्षिणी शाखा कैलिफोर्निया, यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो कैलिफोर्निया धारा को जन्म देती है। आलूसियन की धारा जो यहाँ ऊपर गई थी, तो यह पुनः दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक शाखा उत्तर की ओर बेरिंग जल संधि यहाँ चली जाती है, और बेरिंग दो शाखाओं में बढ़ जाती है, इसमें से एक उत्तर बेरिंग जल सागर में चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी, ये अलास्का है, तो यहाँ अलास्का की खाड़ी में चली जाती है। फिर है सुसीमा धारा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोसीवो की एक शाखा अलग होकर जापान सागर, तो जो क्यूरोसीवो धारा थी, यानी ये चीन था, ताइवान था, फिलीपींस था, और यहाँ ये जापान था। तो जापान के पास क्या है, क्यूरोसीवो की एक शाखा यहाँ पहुंचकर अलग होकर जापान सागर में चली जाती है, जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रभावित है, पश्चिम जापान तट से होकर यहाँ प्रभावित होती है। इसके उच्च तापक्रम और लवणता के कारण यह धारा तटीय भागों में जलवायु को काफी प्रभावित करती है। अब है प्रति क्यूरोसीवो धारा। तो प्रति क्यूरोसीवो धारा यानी हवाई द्वीप, अमेरिका का जो ये हवाई द्वीप था यहाँ पे, तो हवाई द्वीप तथा अमेरिकी तट के मध्य क्यूरोसीवो में चक्राकार रूप बनने के कारण दिशा पश्चिम हो जाती है। तो जब यहाँ से पश्चिम दिशा में इस साइड बहती है, जिसके कारण इसे प्रति क्यूरोसीवो धारा कहते हैं। अब है ओयासीवो धारा, आयोसीवो धारा, इसे क्यूराल ठंडी धारा भी कहते हैं। आयोसीवो धारा है, इसे क्यूराल की ठंडी धारा भी कहते हैं, जो अटलांटिक महासागर लेबर्डो की धारा के समान बेरिंग जल संधि से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये अमेरिका है, और ये यहाँ प्रायद्वीप भाग है ये रूस का। तो यहाँ ये बेरिंग जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि से होकर दक्षिण की ओर एक धारा इस साइड यहाँ बहती है, बहते हुए आर्कटिक महासागर के ठंडे जल को प्रशांत महासागर में लाती है। तो आर्कटिक यहाँ क्षेत्र आर्कटिक वाला होता है, इस जल को यहाँ प्रशांत महासागर में लाती है। प्रशांत महासागर में लाकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास की एक शाखा पूरब की ओर, यहाँ पूरब की ओर मुड़ जाती है, से आल्यूसियन एवं क्यूरोसीवो धाराओं से मिल जाती है। तो एक क्यूरोसीवो से मिलती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर जापान के पूर्वी तट, तो जापान का जो पूर्वी तट था, पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। जापान ये है, तो इसके पूर्वी तट पर प्रवाहित होगी, जहाँ पर आयोसीवो धारा क्यूरो धारा से मिल जाती है, और वहाँ कोहरा भी पड़ जाता है। कैलिफोर्निया की धारा,
तो कैलिफोर्निया कहाँ, तो ये अमेरिका का ये वाला तट है, इस साइड इस तरह आता है, तो यहाँ पे एक कैलिफोर्निया की धारा यहाँ इस तरह बहती होती है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ है। तो अटलांटिक महासागर की कनेरी धारा के समान वह एक ठंडी धारा भी उत्तरी प्रशांत महासागर धारा का ही विस्तार है। तो कैलिफोर्निया की धारा होती है, तो ये क्या है, प्रशांत महासागर जो धारा आई थी, तो उसी का दक्षिणी विस्तार है। ये प्रशांत महासागर का ही विस्तार है। ये व्यापारिक हवाओं के व्यापारिक हवाएं जो होती हैं उसके प्रभाव से अमेरिकी तट से जल हटकर उत्तर की विषुवत रेखा के धारा के रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे तट के पास जलभराव की आपूर्ति के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में कैलिफोर्निया धारा चलने लगती है। तो उत्तर से क्या है, दक्षिण की ओर ये धारा चलती है, कैलिफोर्निया धारा चलने लगती है, जो दक्षिण में पहुंचकर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती, दक्षिण में पहुंचती है और दक्षिण में पहुंचकर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। इसे उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा से मिल जाती है। तो पेरू की धारा, दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा पेरू या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। इस तट के पास से पेरू धारा तथा तट से दूर पेरू महासागरीय धारा कहते हैं, क्योंकि यह धारा चौड़ाई लगभग 100 मील तक होती है। तो 100 मील तक इसकी चौड़ाई होती है। एल नीनो या ला नीना, तो एल नीनो या ला नीना में है कि 30 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री अक्षांशों के मध्य पेरू तट के समीप उत्तर से दक्षिण दिशा में एक गर्म, तो 30 डिग्री जो दक्षिण में से और 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक, तो यह 3 डिग्री से यहाँ 18 डिग्री तक जैसे मानते हैं कि पेरू तट के समीप उत्तर से दक्षिण में एक गर्म एल नीनो धारा, तो उत्तर ये अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर गर्म धारा जाती है, तो की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक 4 में से 7 सप्ताह के अंतराल पर पर्यावरणीय प्रतिकूल दशा होती है। ऐसा माना जाता है कि शीत ऋतु के समय विषुवत रेखा ये विपरीत धारा, तो जो विषुवत रेखा थी उसके विपरीत की धारा है, दक्षिण की ओर विस्थापित होकर एल नीनो को जन्म देती है, जिसके कारण पेरू तट के तापमान, यहाँ का जो तापमान होता है इस साइड का तापमान, तो तापक्रम सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाता है तथा शुष्क क्षेत्र में वर्षा होने लगती है। तो यहाँ का जो शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ वर्षा होने लगती है। ला नीना एक प्रतिसागरी धारा, तो ला नीना में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त होने पर यह प्रवाह समाप्त होने पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, तो पश्चिम का जो प्रशांत महासागर है वहाँ ला नीना की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ वाला क्षेत्र जो था अमेरिका का, तो ये इसके पश्चिम वाले क्षेत्र में ला नीना उत्पन्न होता है। तो यहाँ पश्चिमी प्रशांत महासागर में ला नीना के द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति आर्द्र मौसम बदल जाती है। तो यहाँ जो ये वाला भाग था भारत का, तो इस साइड से ठंडी धारा होती है और ठंडी धारा ये यहाँ तक चलती है, तो यहाँ ठंडक हो जाती है, अच्छा मौसम हो जाता है, और यहाँ से ये इस साइड बढ़ती है तो गर्म हो जाती है, फिर गर्म होकर बारिश में बदल जाती है, यहाँ वर्षा करती है अच्छी। तो सूखे की जो यहाँ स्थिति होती है वो आर्द्र मौसम में बदल जाती है। इसी कारण इंडोनेशिया के समीप के क्षेत्रों में सामान्यतः अधिक जल वर्षा होती है। ला नीना की अधिक सक्रियता के कारण 1998 भारत, चीन, बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यह एक स्थायी गर्म धारा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट का तापमान ऊंचा बना रहता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट है, तो यहाँ पर जो बहती है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। फिर पछुआ पवन प्रवाह है अटलांटिक महासागर के समान ही प्रशांत महासागर में भी पछुआ पवन प्रवाह से 40 से 45 दक्षिणी अक्षांश, तो ये प्रशांत महासागर जो था उसमें 40 से यहाँ 45 अक्षांशों के समीप एक प्रबल धारा पश्चिम से पूर्व में तस्मानिया तथा दक्षिणी अमेरिका तट के मध्य प्रवाहित होती है। तो यहाँ कहाँ से होती है धारा, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है।
तो अमेरिका का पश्चिम भाग है जैसे, तो अमेरिका के पश्चिम भाग से पूर्व दिशा में बहती है तस्मानिया तक बहती है। दक्षिणी अमेरिकी तट के मध्य प्रवाहित होती है। तो पछुआपन प्रवाह है। प्रशांत महासागर की धाराएं हैं कि कौन कौन सी थी, तो उत्तर विश्वोत्तरी धारा गर्म धारा थी। फिर क्यूरोसिव की धारा जापान की काली धारा कहती हैं, गर्म धारा थी। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म था। अलास्का की धारा जो अलास्का की ओर गई थी वो गर्म थी। फिर सुसीम धारा गर्म थी। क्यूराइल धारा तो ये बेरिंग नेल्सन नदी से आई थी तो इसलिए ठंडी थी। फिर कैलिफोर्निया की धारा भी बहुत ज़्यादा घूम घूम कर चली गई थी तो अब ठंडी हो गई थी। फिर दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, तो दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा गर्म है और पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स की धारा गर्म धारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, जो पेरू की धारा है जो दक्षिण अमेरिका के ऊपर से इस तरह से बहती है, इस साइड से, तो ये ठंडी धारा है। फिर आर्कटिक प्रवाह, ये ठंडी धारा है। विपरीत विषुवत रेखीय, तो इसके पास प्रशांत है। विपरीत विषुवत रेखीय धारा तो गर्म धारा है। एल नीनो गर्म धारा है और आखोटास्क धारा ठंडी धारा है। हिंद महासागर की धाराएं, तो हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं स्थल मंडल तथा मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण हिंद महासागर की धाराओं का प्रारूप प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के समान नहीं पाया जाता। तो इसमें जो प्रवाह है वो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के समान यहाँ नहीं पाया जाता। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में हिंद महासागर, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरे होने के कारण स्थायी धाराओं को जन्म नहीं दे पाता। तो हिंद महासागर में क्या है, यहाँ घिरा होता है। तो हिंद महासागर पश्चिम में अफ्रीका से और उत्तर में हिंद महासागर, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। इस कारण स्थायी धाराएं यहाँ जन्म नहीं होता। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन हो जाया करता है। तो मानसून के बाद परिवर्तन होता है। उत्तरी मानसूनी धारा, शीत ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में स्थल से जल की ओर चलने वाली धारा उत्तर पूर्वी मानसून कहती है। तो इस साइड चलती हैं धारा, तो ये उत्तरी मानसून धारा है। उत्तरी महासागर में अंडमान सोमालिया के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा उत्तरी मानसूनी धारा की उत्पत्ति होती है। फिर दक्षिणी मानसूनी धारा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा, ये थी उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा। तो शीत ऋतु में उत्तर मानसूनी धारा इस तरह आती है, वो गलत बताया है, और शीत ऋतु में इस तरह आती है। और दक्षिण पश्चिम वाली मानसूनी धारा ये है, इस तरह से जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, जिसके कारण हिंद महासागर में धारा क्रम में परिवर्तन हो जाता है और उत्तर पूर्वी मानसून की जगह अब ये जल से स्थल की ओर धाराएं चलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। विषुवत-रेखीय धारा में अंगुलहास की धारा, तो जो विषुवत रेखा होती है तो विषुवत-रेखीय धारा एवं अंगुलहास की धारा। तो मानसूनी पवन की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव दक्षिणी हिंद महासागर की धारा पर अत्यंत कम होता है। तो मानसून दिशा होती है, जो मानसून की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव दक्षिणी हिंद महासागर जो नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ मानसून की धाराओं का प्रभाव बहुत कम होता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य, यहाँ अफ्रीका होती है और ऑस्ट्रेलिया होता है, तो वहाँ क्या होता है 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूरब से पश्चिम दिशा में। तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया
और ये अफ्रीका का वाला क्षेत्र है। तो इसके क्या है और ये विषुवत रेखा है, तो इससे 10 से यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री है, ऐसे मान लें। तो पश्चिम यहाँ क्या है, पूरब से पश्चिम दिशा, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो पूरब पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा दक्षिण विषुवत रेखा की धारा कहते हैं। ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप मेडागास्कर से होकर कई शाखाओं में बढ़ती है। यहाँ मेडागास्कर है, द्वीप है, तो यह मेडागास्कर के समीप ये धारा धाराओं में कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें से एक शाखा दक्षिण की ओर अगुलहास धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी शाखा उत्तर में चली जाती है। तो एक उत्तर में चली जाती है, एक अगुलहास की धारा के रूप में चलती है। फिर मोजाम्बिक धारा, तो दक्षिण विषुवत रेखा धारा थी जो इस तरह से चली थी, उसे मोजाम्बिक चैनल, यहाँ ये इसके बीच अफ्रीका और चैनल इसके बीच होकर बहती है, तो इसे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। अब पछुआ पवन प्रवाह, तो हिंद महासागर में पछुआ पवन प्रवाह है। तो अन्य महाद्वीपों के समान हिंद महासागर में भी दक्षिणी अक्षांशों के समीप पछुआ पवन प्रवाह के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धारा को पछुआ पवन, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के समीप, तो 110 डिग्री होता है, तो पूर्वी देशांतर के समीप यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो 110 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, जो देशांतर ये वाली धारा रेखा 110 डिग्री, इसके समीप ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। तो ऑस्ट्रेलिया है जैसे ये, तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ बहती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। फिर मेडागास्कर की गर्म धारा, मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली भूमध्य रेखीय धारा दूसरी शाखा को मेडागास्कर, तो मेडागास्कर जो द्वीप था यहाँ ये अफ्रीका था, तो ये मोजाम्बिक चैनल की धारा थी, और यहाँ एक धारा बहती है, तो उसे मेडागास्कर की धारा कहते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की बहती है, तो पछुआ पवन के कारण एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में होती हुई निकल जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में होती हुई एक निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट से टकरा कर उत्तर में मुड़ जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम तट है, तो यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ जाती है, यहाँ से जो थी वो टकराती है और पश्चिम की ओर इस तरह मुड़ जाती है। दूसरी शाखा पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं। यह धारा आगे चलकर दक्षिणी भूमध्य सागर रेखीय धारा में मिल जाती है। तो दक्षिण की भूमध्य सागर की थी यहाँ वाली, तो यह इसमें जाके मिल जाती है। यह धारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में एक मानी जाती है, क्योंकि ठंडी होती है, तो मरुस्थल के निर्माण के लिए कारकों में से एक मानी जाती है। तो हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराओं में क्या है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा होती है, मोजाम्बिक धारा गर्म स्थायी धारा है, अंगुलहास धारा गर्म स्थायी धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी धारा है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह गर्म धारा है, शीतकालीन मानसून ठंडी धारा, दक्षिणी हिंद धारा ठंडी धारा है। महासागरीय धाराओं के प्रभाव, महासागर की जो धारा होती है उनका प्रभाव क्या होता है, तो स्थानांतरम, यानी महासागरीय जलधाराओं के द्वारा ऊष्मा जलवाष्प संसाधनों का स्थानांतरण के साथ साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होता है। तो ऊष्मा है और जलवाष्प है, तो ऊष्मा और जलवाष्प के संसाधनों का स्थानांतरण होता है, संसाधनों के स्थानांतरण के साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है जो प्रभावित होता है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा निम्न अक्षांशों के अतिरिक्त ऊष्मा को उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित करती है। तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर गर्म धाराएं प्रवाहित होती हैं और फिर स्थानांतरित होती हैं, अक्षांशीय ताप संतुलन लाने का प्रयास करती हैं। तो अक्षांशों में जो ताप में होता है संतुलन लाने का प्रयास करती हैं, जबकि इसके विपरीत ठंडी धाराएं जहाँ से गुजरती हैं वहाँ तापमान अत्यंत नीचे कर देती हैं। फिर
उत्तरी अटलांटिक धारा उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती देशों में आदर्श जलवायु का कारण बनती हैं। वही गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम ग्रीष्म ऋतु के समय गर्म हवाओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के पास तापमान को अचानक ऊंचा कर देती है, इस कारण मौसम कष्टकारक भी हो जाता है। तो पश्चिमी यूरोप के लिए अच्छी होती हैं, आदर्श होती हैं, क्योंकि वहाँ तापमान सही कर देती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम ज़्यादा तापमान बढ़ा देती है। फिर गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं जल वाष्प का प्रभाव क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो गर्म धाराएं जो होती हैं ऊपर की ओर जब चलती हैं तो ऊपर चलने वाली हवा जल वाष्प ग्रहण करके प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में उत्तरी अटलांटिक धारा, जापान के पूर्वी भागों में कुरोशिमा की धारा के कारण वर्षा होती है। फिर है इसके विपरीत ठंडी धाराएं वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न कर देती हैं। तो इसके भी जो ठंडी धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न कर देती हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर अटाकामा और तथा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम तट पर नामीब मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका है जो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिम तट है वह अटाकामा और दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम तट पर नामीबिया मरुस्थल की दशाओं में, तो यहाँ दक्षिणी अमेरिका और यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, तो यहाँ मरुस्थल बन जाते हैं। और पेरू और बेगुला की ठंडी धाराओं का प्रवाह योगदान है। तो यहाँ पेरू की धारा चलती है और यहाँ बेगुला की धारा चलती है, तो इनके प्रभाव के कारण यहाँ मरुस्थल होते हैं। गर्म ठंडी धाराओं के अभिसरण के कारण कोहरा पड़ता है, जो जलयानों के लिए परिवहन में अवरोध उत्पन्न करता है। जलधाराएं पोषक तत्वों, ऑक्सीजन इत्यादि का स्थानांतरण कर मछलियों के जीवंत रहने के लिए आवश्यक दशाएं उत्पन्न करती हैं। महासागरीय धाराएं जल मार्गों को निश्चित कर व्यापारिक जलयानों के परिवहन में भी मदद करती हैं, तो परिवहन में सहायक होती हैं। ज्वार भाटा और प्रवाल भित्तियां। तो ज्वार भाटा कैसे आते हैं ये पढ़ना है इसमें। ज्वार भाटा टाइड एंड महासागरीय जल की लहरों धाराओं के अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रकार की गति भी पाई जाती है, जिसमें निश्चित समय अंतराल पर दिन में 2 बार महासागरीय जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। मध्य समुद्र तल का निर्धारण जल की इस गति के औसत के आधार पर लगाया जाता है कि मध्य महासागर का तल इतना है। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल स्तर के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को क्रमशः ज्वार तथा भाटा के नाम से जाना जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंगें कहते हैं। फिर चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की परस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। कि सूर्य चंद्रमा क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इनका कारण है। यदि सूर्य आकार काफी बड़ा होने के कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना स्वाभाविक, किंतु उसकी दूरी के कारण उसका प्रभाव नंग नहीं पड़ पाता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सीधी रेखा में होते तो तीनों के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है, काफी अधिक होता है। चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कम होने के कारण ज्वार भाटा की क्रिया में सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। तो सबसे अधिक संबंधित माना जाता है यहाँ चंद्रमा की ज्वार उत्पादक गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य के आकर्षण शक्ति की तुलना में 2 गुना अधिक प्रभावी होती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है सूर्य की तुलना में चंद्रमा की 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि वो नज़दीक है। ज्वार भाटा की सक्रियता में विभिन्न स्थानों पर अंतर पाया जाता है। जैसे पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की गति तीव्र होना, पृथ्वी के संदर्भ में क्या है, चंद्रमा की गति स्थानों पर अंतर पाया जाता है। तो पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की गति तीव्र होना, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा की असमान स्थिति, फिर भूतल पर जलधाराओं के वितरण में असमानता, जैसे जलधाराएं तो उनका वितरण होता है असमान, महासागरों की आकृति और विस्तार से संबंधित असमानताएं।
अब है ज्वार का समय। चंद्रमा, ज्वार जब होता है तो ज्वार के समय चंद्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा 29 दिन में करता है। तो ज्वार के समय चंद्रमा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा 29 दिन में करता है। किसी स्थान पर चंद्रमा आकाश में उस स्थान की देशांतर रेखा को प्रतिदिन एक ही समय पर नहीं पार कर पाता, क्योंकि 24 घंटे में पूरब की ओर कुछ खिसक जाता है। घूर्णन करती हुई पृथ्वी को किसी स्थान की देशांतर रेखा को प्रतिदिन चंद्रमा के ठीक नीचे लाने के लिए 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। इसलिए ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच, एक ज्वार होता है तो उससे दूसरे ज्वार के बीच 12 घंटे 56 मिनट का अंतराल होता है, जबकि एक ही अक्षांश पर दोबारा आने में 24 घंटे 54 मिनट लगते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिण तट पर साउथहम में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। इस स्थान पर 2 ज्वार इंग्लिश चैनल में आते हैं और 2 ज्वार उत्तर सागर से होकर आते हैं, विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। ज्वार कुछ नदियों को बड़े जलयानों के लिए 9 संचालन युग बनाते हैं, जिसकी सहायता से हुगली, टेम्स नदी और ज्वारी धाराओं के कारण क्रमशः कोलकाता, लंदन महत्वपूर्ण पत्तन बन सकते हैं, और जापान, फ्रांस में तो ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत में बदला जाता है। ज्वार के प्रकार। तो उत्तरी ज्वार, उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार और पूर्ण ज्वार। तो ज्वार के प्रकार होते हैं। ये ज्वार तभी आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इससे स्थिति को युवा, यूनिटी, सिजगी कहते हैं। तो जब सीधी रेखा में होते हैं तीनों, तब तीव्र ज्वार आते हैं। इसे युवा, यूनिटी, सिजगी भी कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या, पूर्णिमा के समय आती है। इन दोनों दिनों में सूर्य, चंद्रमा सम्मिलित रूप से पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, और इन 2 दिनों में उच्चतम ज्वार का निर्माण होता है। तो ये सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये कई दिशा में है। अमावस्या के दिन तो उच्च ज्वार आएगा। फिर यहाँ उच्च ज्वार यहाँ पूर्णिमा के दिन भी आएगा। सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण स्थिति में होते हैं, यानी यहाँ पृथ्वी हो गया, सूर्य, यहाँ चंद्रमा समकोण स्थिति में, तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। और सूर्य, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करती है, उसे निष्क्रिय बना देती है। इससे पृथ्वी पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। फलस्वरूप इन दिनों में अत्यंत कम ऊंचाई वाले ज्वारों का निर्माण होता है। सामान्यतः ज्वार से 20 डिग्री नीचे होता है। तो निम्न ज्वार है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से निम्न ज्वार होता है, और यहाँ चंद्रमा है, तो सप्तमी और अष्टमी को आता है। अब मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार, जब विभिन्न प्रकार के ज्वार एक साथ आते हैं तब उसे मिश्रित ज्वार की संज्ञा दी जाती है। ये ज्वार अस्वाभाविक रूप से काफ़ी ऊंचे होते हैं। फिर नदी ज्वार, ये नदी की धारा में आने वाले ज्वार हैं, जो पवन प्रवाह अथवा सागरीय जल के दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पवन के प्रवाह के कारण नदी ज्वार आते हैं, या फिर सागर जल के दबाव के कारण भी आते हैं। यद्यपि ज्वार प्रतिदिन 2 बार उठते हैं, फिर भी 2 ज्वारों के बीच अंतराल ठीक 12 घंटे का नहीं होता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट का होता है 2 ज्वारों के बीच अंतराल। अन्य ज्वारों के प्रकार। दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, उपभू ज्वार, अपभू ज्वार, भूमध्यरेखीय ज्वार और अयनवर्ती ज्वार। एक ही समय पर आने वाले ज्वारों को मिलाने वाली रेखा को समज्वार रेखा कहते हैं। इसकी सहायता से समज्वार रेखा मानचित्र तैयार किया जाता है। ज्वार भित्ति। तो ज्वार भित्ति क्या है? तो महासागरीय जल ज्वारी लहरों के प्रभाव से नदियों के जल में एक दीवार ऊपर उठ जाती है, इस ज्वारी भित्ति का निर्माण होता है। भारत में हुगली नदी में ज्वारी भित्ति का निर्माण सामान्यतः होता रहता है। अमेजन नदी के मुहाने पर भी काफ़ी ऊंची ज्वार भित्ति का निर्माण होता है।
फिर है जलमंडल से संबंधित शब्दावलियाँ। शिखर और द्रोणी, तो महासागरीय लहरों के ऊपर उठने भाग को शिखर और नीचे दबे हुए भाग को द्रोणी कहा जाता है। कीप, समुद्री जल के आंतरिक भागों में ठंडे तथा अधिक घनत्व वाले जल के नीचे, तो ठंडे व ठंडा जो जल होता है अधिक घनत्व वाला होता है, तो जल नीचे बैठ जाता है और उससे उत्पन्न होने वाली गति को कीप या सकान कहा जाता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर होती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर होती है। फिर है भंवर, तो सागरीय जल में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सागरीय जल में क्या होता है, जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो परिभ्रमण के कारण यानी घूमती है, तो उससे उत्पन्न होने वाले विक्षेप के कारण अपीभूत चक्राकार जल गति भावर कहलाता है। तो जल की जो गति होती है इस तरह से, उसे भावर कहते हैं। फिर फेंच, जिस जल स्तर पर होकर सागरीय तरंगें आगे की ओर गति करती हैं उसे फेंच कहते हैं। फिर तोड़न रेखा, तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के शिखर भाग टूटकर सर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तट होता है, ये तट है जैसे, तो ये ऊंची ऊंची तरंगें होती हैं, फिर आगे चल के सीधी बहने लगती हैं। तो इस समानांतर रेखा खींची जाने वाली रेखा प्रतोड़न रेखा या प्लंज लाइन कहलाती है। फिर सर्फ क्या है, तो सागरीय तरंगों का अधिक ऊंचा वाला शिखर भाग जब टूटकर तट की ओर गतिशील होता है, तो ऊंचा वाला भाग जो होता है टूटकर तट की ओर गति करता है, तो उसे सर्फ की संज्ञा दी जाती है। इसे अन्य नाम बैंका रेता था श्वास कहते हैं। अब है युति या व्युति, तुम इसमें जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ही सीध में रेखा में होते हैं तब युति की दशा उत्पन्न होती है। इस समय सूर्य ग्रहण लगता है और ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। तो युति के समय सूर्य ग्रहण लगता है और ज्वार की बहुत अधिक ऊंचाई होती है। युति के समय जब पृथ्वी और सूर्य मतलब पृथ्वी एक ओर और सूर्य दूसरी ओर होता है, चंद्रमा सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं, तो पृथ्वी के एक ओर सूर्य होता है एक ओर चंद्रमा होता है, तो व्युति होती है और चंद्रग्रहण लगता है, पूर्णमासी को होती है। तो ये पूर्णमासी को होती है व्युति, और युति क्या है, अमावस्या को होती है। तो उपभू स्थिति, चंद्रमा अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतः पृथ्वी से उसकी दूरी में अंतर आता रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है, अर्थात तो पृथ्वी के क्या होता है, नजदीक होता है, अर्थात पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी 3,56,000 किलोमीटर होती है, तब उपभू की स्थिति होती है। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, तो चंद्रमा ज्वार सबसे अधिक उत्पादन करता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक अधिक होती है, इसे उपभू ज्वार कहते हैं। तो भू 15 से 20% अधिक ज्वार आता है। फिर अपभू में चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर होता है, 4,07,000 किलोमीटर तक स्थित होता है, तब उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इसमें सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। फिर प्रवाल भित्तियाँ क्या है, तो इसका निर्माण सागरीय जीव मूंगा या कोरल बल्ब के अस्थिर पंजर के समेकन संयोजन से होता है। इसमें कोरल उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं, चूने से निर्वाह करते हैं, चूने से निर्वाह होते हैं, यानी मूंगा एक स्थान पर असंख्य मात्रा में समूह के रूप में होते हैं तथा अपने चारों ओर चूने का खोल बनाते हैं। जब एक मूंगा मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दोबारा मूंगा अपनी खोल बनाता है। कालांतर में इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एक भित्ति का निर्माण होता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की पूरी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसका पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट के पास यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल जंतु, तो एक प्रकार का जीव है जो स्वयं द्वारा निर्मित चूने की खोल में रहता है।
इसके शरीर के बाह्य तंतु में एक प्रकार के पादप शैवाल रहते हैं जिसे जूचैंथल एल्गी कहते हैं। इन प्रवालों के विभिन्न रंगों का कारण होती है। प्रवाल भित्ति के प्रकार। तो महासागरों में मिलने वाली प्रवाल भित्तियां दो भागों में विभाजित किया जाता है, उष्णकटिबंधीय सीमांत प्रदेशी, किंतु आकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति। महाद्वीप या द्वीपों के किनारे निर्मित होने वाली भित्तियों प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। सागरवर्ती भाग खड़ा इन दो किनारे पर होती महाद्वीप के, तो इसके सागरवर्ती भाग खड़ा तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थल मुख भाग मंद होता है। तो स्थल के पास वाला ढाल मंद होता है और सागर वाला ढाल तीव्र होता है, तीव्र ढाल होता है सागरवर्ती भाग। ये भित्तियां प्राय कम चौड़ी और सक्रिय होती हैं। तो ये भित्तियां जो होती हैं वो कम चौड़ी होती हैं और सक्रिय होती हैं। ये भित्तियां स्थल भाग में लगी होती हैं, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लैगून, तो जिसमें छोटी लैगून का निर्माण हो जाता है, क्षैतिज यानी छोर चैलेंज कहा जाता है, छोर चैनल कहा जाता है। इस तरह की प्रवाल भित्तियां सकाऊ द्वीप, मलेशिया द्वीप के किनारे पाई जाती हैं। अवरोध प्रवाल भित्ति। इसका निर्माण सागर तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर होता है। तो सागर से तट से कुछ दूरी पर होता है अवरोध प्रवाल। तो इसका निर्माण सागर तट से कुछ दूर किंतु समानांतर होता है। इस प्रकार की भित्तियां विस्तृत, चौड़ी और ऊंची होती हैं। तो तट है तो इससे तट के यहाँ पर होता है और ये चौड़ी होती हैं। सामान्य ढाल 45 डिग्री तक होता है और मध्य स्थिति में छिछली लैगून का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ बीच वाले भाग में लैगून बन जाती है और स्थान स्थान पर खुली भी होती है, जिससे संबंध सागर के जल से होता है। अतः अंतर राज्यों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का प्रमुख उदाहरण है। फिर है एटॉल। घोड़े की नाल या अंगूठे के आकार वाली प्रवाल भित्तियों को एटॉल कहते हैं। तो घोड़े की नाल की जो होती हैं तो नाल वाले अंगूठे के आकार वाली प्रवाल को एटॉल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति किसी द्वीप के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में होती है। तो ये द्वीप है, इसके चारों ओर इस तरह से होती है, पाई जाती है। इसके मध्य में लैगून पाई जाती है, यहाँ पर लैगून झीलें बन जाती हैं। और फुनाफूफी एटल का प्रमुख उदाहरण है। प्रवाल विरंजन क्या है? तो सागरीय तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल शैलों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते। तो प्रवाल जो होते हैं तो वो उसमें जो जूचैंथला एल्गी होती है वो निष्कासित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आहार की आपूर्ति बाधित होती है। वो खाना बनाती है जूचैंथला, तो वो खाना नहीं बनाती और वे मर जाते हैं, जिसके कारण प्रवाल सफ़ेद हो जाते हैं और प्रवाल विरंजन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण प्रवाल विकास की दशाएं। तो उष्णकटिबंधीय महासागर है। प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण प्रवाल विकास में क्या होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर में होते हैं ये 20 से 21 डिग्री तापमान होता है, 60 से 70 मीटर की गहराई होती है, अवसाद मुक्त स्वच्छ जल चाहिए और 27 से 30% लवणता हो और सागरीय चौहद्रे की उपस्थिति। सागर में चौहद्रा भी हो, लवणता 27 तक 30 तक हो, स्वच्छ जल होना चाहिए, गहराई 60 से 30 ही होनी चाहिए, 21 तक तापमान और उष्णकटिबंधीय महासागर अच्छी जगह उत्पन्न होते हैं। प्रवाल विरंजन के कारण तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। तो सागरीय जल के औसत तापमान में, सागर जल है तो सागर के जल का जो औसत तापमान है उस औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने पर प्रवाल के शरीर में रहने वाला जूचैंथलाई शैवाल इनसे प्रवाल अपना आहार प्राप्त करते हैं। तो जिनसे प्रवाल अपना आहार प्राप्त करते हैं इनका रंग सफ़ेद होता जाता है। तो प्रवाल के विकास के लिए लगभग 22
यहाँ क्या है कि 22 से 20 तापमान की आवश्यकता होती है, 20 से 21 भी होता है, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से 60 से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी मात्रा में प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समुद्री परितंत्र में मानवीय हस्तक्षेप। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मानव का हस्तक्षेप। तो सागरी परिवहन के बढ़ने के कारण, मतलब सागर में जहाज ज़्यादा चलने लगे, जिसके कारण परिवहन के कारण प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है और सागर जल में तेल, रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से कोरल रीफ की मृत्यु का कारण बनते हैं। अब है प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं अपने प्रचंड वेग से प्रवाल भित्तियों का विनाश तथा भारी मात्रा में क्षति करती हैं। तो संक्रमण रोग, कभी कभी संक्रमण रोग जैसे ब्लैक बॉन्ड रोग, कोरल ब्लैक और हाइड ब्लैक आदि रोग हो जाते हैं। महामारी से प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। तो एक नज़र में देखते हैं इनको। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले 2 बल यानी अभिकेंद्रीय बल और केंद्र उन्मुख बल या अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय प्रसारी परिणामी बल के परिणाम स्वरूप होती है ज्वार भाटा। फिर पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार आती है, 2 बार भाटा अनुभव किया जाता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी केंद्रीय बल लगता है। अप्रत्यक्ष जो बल लगता है उच्च ज्वार के समय, तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। बृहद ज्वार की उत्पत्ति उस समय होती है जब सूर्य चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं और सिजगी युति कहते हैं। सिजगी की स्थिति पूर्णमासी अमावस्या को होती है। जब सूर्य चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते तो उस समय एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार की स्थिति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 7वीं अष्टमी को होती है। लघु ज्वार 20% नीचे होता है और यह सामान्य ज्वार 20% ऊंचे भी होते हैं। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, परंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। यह कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। कनाडा के न्यू ब्रांसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी ज्वार की ऊंचाई 15 से 18 होती है, तो कनाडा के पास होती है। भारत में ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई 2.7 मीटर है। इंग्लैंड के दक्षिण में साउथएंड में 4 बार आता है। नदी के बड़े जलयानों में नौ संचरण के लिए ज्वार सहायक होता है। फिर जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए ज्वारीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। फिर पश्चिमी तट पर भारत में भ्रंश के निर्माण में भ्रंश के कारण हुआ है। मत्स्य के लिए महासागरीय तट सर्वाधिक उपयोग है। फिर गहरा गर्त डायमेंटीना गर्त है। अटलांटिक महासागर सर्वाधिक गहरा गर्त पोर्टो रिको गर्त है। मरियाना गर्त उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है और सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त है। समुद्र से 11,034 मीटर गहराई है। अटलांटिक महासागरीय सर्वाधिक लवणता सारगेसो सागर में पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर है जहाँ, तो अटलांटिक महासागर सर्वाधिक लवणता सारगेसो सागर में पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा क्रम में फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा को सम्मिलित किया जाता है। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना का कारण लैब्राडोर धारा द्वारा लाए गए लावी हिमशैल से टकराकर ध्वस्त होकर टूट जाना है। सर्वाधिक द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट नर्मदा, ताप्ती, महानदी आदि की एस्चुरी के समान पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट साइबेरियन शेल्फ है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड के समीप संसार का प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति यानी बेरिंग रीफ पाया जाता है।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। भारत के अफ्रीका के मध्य क्लास्क वर्ग कटक पाया जाता है। तो भारत अफ्रीका के बीच पर कटक है जो क्लास्क वर्ग कटक है। अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में आते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो महासागरीय संसाधन, महासागर के संसाधन पढ़ने हैं कि महासागर में कौन कौन से संसाधन हैं। महासागरीय संसाधन, तो महासागरीय जल नितल से संबंधित जैविक अजैविक संसाधनों को सागरीय संसाधन कहते हैं। तो महासागर का जो जल है उसमें नीतल यानी धरती पे वो उसकी तो अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक होते हैं अजैविक होते हैं। सागरीय संसाधन सागरीय जल उसमें निहित ऊर्जा जैसे तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि में रहने वाले जीव जंतु, पौधों, सागरीय निक्षेपों से निहित अजैविक तत्व, सागरीय तली में जैविक अजैविक पदार्थ, तलवासी जीव आदि के रूप में हो सकते हैं। सागर मानव के लिए आकर्षण केंद्र एवं उपयोगी रहता है। फिर है मनुष्य सागर का विभिन्न रूपों में उपयोग करता रहता है। तो मनुष्य जो है वो सागर का विभिन्न रूपों में उपयोग करता रहता है, यथा यातायात एवं परिवहन, मत्स्यायन का पकड़ना, सेना एवं रक्षा, खनिज विदोहन, मनोरंजन, दवा, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण आदि। वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थ, खनिजों की बढ़ती मांग आदि के कारण सागरीय संसाधनों के पारस्परिक विदोहन के अलावा मनुष्य अपने कौशल और एवं प्रौद्योगिकी विकास द्वारा उसे संशोधन एवं परिमार्जन भी करता रहता है। सागरीय संसाधनों का वर्गीकरण, तो सागर है तो सागर के जो संसाधन है सागरीय संसाधनों का वर्गीकरण। सागरीय क्षेत्र में विविध प्रकार के जैविक अजैविक संसाधन होते हैं। इन संसाधनों के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रमुख नदी स्थलीय भागों से बहकर नाना प्रकार के पदार्थों को सागर में पहुंचती रहती हैं। इन्हें खनिज तत्वों के साथ जंतु पौधे भी होते हैं और जो द्वितीय कुछ संसाधन पौधे द्वारा छिछले जल में तैयार किए जाते हैं। सागरीय संसाधनों का वर्गीकरण है तो सागर में जैविक संसाधन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन है। तो जैविक सागरीय जल में जैविक संसाधन पाए जाते हैं। तो इसमें सागरीय पर्यावरण में पनपने वाले पौधों अथवा जंतुओं के समूह तथा उसके आवासीय पर्यावरण को सम्मिलित रूप से सागरीय बायोम कहते हैं। सागरीय जीव के आवास के आधार पर उन्हें 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है। प्लैंक्टन समुदाय, नेक्टन समुदाय, बेंथम समुदाय। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है। प्लैंक्टन समुदाय, नेक्टन और बेंथम। प्लैंक्टन समुदाय प्लैंक्टन सागरीय बायोम के अंतर्गत प्रकाश मंडल अथवा ऊपरी प्लैंक्टन मंडल जो कि सागर तल से 200 मीटर गहरा होता है में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जंतुओं को शामिल किया जाता है। पौधे सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण विधि से आहार निर्माण करते हैं। इस तरह ये फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक एवं स्वयंपोषी होते हैं जिनके ऊपर समस्त सागरीय जीव निर्भर करते हैं। 2 प्लैंक्टन होते हैं जो इनके ऊपर समस्त सागरीय जीव निर्भर करते हैं। और सेल डायटम इस समुदाय के सर्वाधिक पौधे हैं। सागरीय चारागाह भी कहते हैं। लाल भूरे सूक्ष्म स्तरीय पौधे इतना जनन यानी प्रस्फुट होता है कि लाल भूरे जो पौधे हैं पौधों का अपार समूह निर्मित हो जाता है। इसे लाल ज्वार कहते हैं।
जंतु प्लैंकटन का आकार 1 मिलीमीटर से कई मिलीमीटर तक होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, औषधि पोषक जंतु। वास्तव में जंतु प्लैंकटन प्रकाशित मंडल के पादप प्लैंकटन द्वारा निर्मित सागरीय चारागाह बड़े आकार वाले सागरीय जंतुओं के मध्य सेतु कार्य करते हैं। फिर नेक्टन समुदाय, इसके अंदर सागरीय जल में विभिन्न प्रकार की गहराई में रहने वाले जंतुओं को शामिल किया जाता है। नेक्टन में गहराई में रहने वाले जंतु होते हैं। इस समुदाय का प्रमुख जंतु प्रजातियों का मछली है। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: पेलेजिक मत्स्य, सागर तल में रहने वाली मछलियाँ। दोनों समुदाय की मछलियाँ सागरीय जीव संसाधन का प्रमुख स्रोत हैं। सागरीय स्तनधारी तैराक, सागर के स्तनधारी होते हैं वे तैराक होते हैं। नेक्टन जंतुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: वे जंतु जो कुछ समय तक सागर में रहते हैं और अधिक समय तक स्थल में रहते हैं, सील होते हैं। वे जंतु जो कुछ समय तक स्थल पर रहते हैं, अधिक समय तक सागर में रहते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सागर गाय आदि। सागरीय तैराक और पक्षियों के गुआन प्रमुख है। फिर बेंथक जीवी समुदाय, तो इसके अंतर्गत सागरीय जल के नीचे सागरीय तली पर रहने वाले पौधे जंतुओं को, यानी तली में रहने वाले पौधे सारे जंतुओं को शामिल किया जाता है। इन तलवासी जंतुओं की प्रजातियां भी अधिक विविधता पाई जाती है। कुछ प्रजातियां सागरीय जंतुओं के समस्त प्रजातियों का 16% है। तो ये वाली 16% तक सागर जल में जितनी भी रहती है उनका 16% है। तो बास्क क्षेत्र के आधार पर तलवासी जीवों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। सागरी तलु, तो सागरी तली के ऊपर रहते हैं और तली पर निक्षेपों के अंदर, तली पे जो निक्षेप हैं उनके अंदर रहने वाले पौधे और जंतु हैं। तलवासी पौधों में सागरीय खार, तो तलवासी जो होते हैं उनमें सागरीय जो खरपतवार का प्रमुख है। तलवासी जंतुओं में कड़ी घोल में रहने वाले जंतु अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे मोलस्का। अन्य प्रजातियों में ज़्यादातर जंतु सावभक्षी होते हैं, जो जैसे साव का भक्षण करते हैं। शार्क है, सेल फिश और ऑक्टोपस है। तलवासी जंतुओं का जीवन ऊपरी सतह के जैविक पदार्थों जैसे नेक्टन प्रणाली के अवशेषों के नीचे गिरने वाले सुलभ सामग्री पर निर्भर करता है। फिर सागरीय खाद्य संसाधनों के उपयोग 2 प्रकार में विभाजित किया जाए: मनुष्य आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे मछलियाँ और औषधियाँ, तो ये पदार्थ मिलते हैं सागरीय संसाधन से। तो विश्व पे मछलियों के सकल उत्पादन का 90% भाग पंख वाली मछलियाँ हैं, जो 10% भाग व्हेल और क्रस्टेशियन, मोलस्का आदि प्रकार की रीढ़ विहीन जंतुओं का होता है। मछलियों को विभिन्न धाराओं पर विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। जल की गहराई के आधार पर इन्हें 2 भागों में रहते हैं। सागरी जल के ऊपरी भाग में रहने वाली मछलियों को क्लूपियार्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत हेरिंग, सारडाइन, मेनहेडन और चिलचार्ड, एकोवी और साड़ आदि प्रमुख हैं। गहरे सागर में तली में रहने वाली मछलियों को ग्रेड वार्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्ड, हेडिक और हैक आदि प्रमुख हैं। मछलियों की सकल पकड़ का 45% भाग क्यूपियार्ड परिवहन की मछलियों का 15% भाग और गैडवार्ड परिवार की मछलियों का 7%, ट्यूना, मैकरल आदि 15% फ्लाउंडर तथा अन्य प्रकार की मछलियों का होता है। अब स्थिति के आधार पर सागरीय मछलियाँ 3 श्रेणियों में रखा जाता है। खुले सागर में रहने वाली मछलियाँ खुले सागर में जो मछलियाँ रहती हैं उनमें मैकेरेल और ट्यूना, हेरिंग, एकोवी आदि हैं। फिर तलवासी मछलियाँ तो कॉट, हैकल और हिलीबुट आदि हैं। प्रवासी मछलियाँ सालसन प्रमुख हैं। फिर विटामिन औषधि संसाधन प्राप्त होते हैं।
तो वर्तमान में औषधीय विज्ञानों का ध्यान सागरीय जीवों यानी पौधों जंतुओं से विटामिन और विभिन्न रोगों के निवारण के लिए औषधि बनाने की शोध की ओर लगा हुआ है। ज्ञातव्य है कि सागरीय औषधि विज्ञान का विकास हो चुका है। सागरीय औषधि विज्ञानी सागरीय जीवों के शारीरिक, रासायनिक, भौतिक आदि गुणों का अध्ययन करते हैं और जल केकड़ा, सागर मेथा, सागर कुकुम्बर, शार्क, कार्ड, कैब, हर्सू आदि बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो इनसे रोगों के उपचार के औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। शार्क ऑयल, कॉड लीवर ऑयल का और सशक्तिवर्धक टॉनिक आदि के रूप में उपयोग किया जाता है हो रहा है। सागरीय खनिज, जो सागरीय मिनरल मिलते हैं, तो सागरीय क्षेत्रों में विभिन्न धात्विक अधात्विक दो रूपों में मिनरल मिलते हैं। सागरीय जल में घोल के रूप में और सागरीय तली के निक्षेप के रूप में, जो सागर में घुल जाते हैं और सागर में निक्षेप होते हैं। तो इनमें है सागरीय जल में घुले खनिज में नमक, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, सोना, जस्ता, यूरेनियम और थोरियम आदि। एक अनुमान के अनुसार प्रति घन किलोमीटर में 41.25 मिलियन टन होता है। तो सागर जल में घुले वाले खनिज हैं ये। ठोस पदार्थ घुलित अवस्था में रहता है। सागरीय जल में घुले नमक की कुल मात्रा 45% भाग सोडियम क्लोरीन का होता है। जल में घुले खनिज को विभिन्न विधियों से अलग किया जाता है। खनिज में नमक का विध्वंस सर्वाधिक हुआ है। खनिज होती है तो खनिज में नमक सर्वाधिक पाया जाता है, यानी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में नमक प्राप्त किया जाता है। अकेला गुजरात देश कुल नमक उत्पादन का 50% उत्पादन करता है। तो सागरीय निक्षेप के खनिज दो भाग होते हैं, सतही निक्षेप और गहरे सागरीय मग्न तट तली निक्षेप। तो सतह में निक्षेप होता है और जो मग्न ढाल के तली में पाए जाते हैं। तो सतह निक्षेपों को पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित किया: महासागरीय तट के खनिज, महाद्वीप ढाल के और सागर के तली, जो तली में होते हैं और जो ढाल पे होते हैं, जो मग्न तट पे होते हैं। महासागरीय तटों ढालों की सतह पर निक्षेप पदार्थों में जिंक, जो ढालों पर और मग्न तटों पर जो तट होते हैं और जो ढाल होते हैं, इन पर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें इनमें जिरकन, मोनोजाइट, मैग्नेटाइट, गोल्ड, प्लेसर, हीरा, प्लेटिनम, बजरी, बोल्ड आदि रेत पाई जाती हैं जी। तो ये तटों पर और ढालों पर पाए जाते हैं। जिंकन मोनोजाइट का भंडार भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मैग्नाजाइट विश्व का बृहत्तर 90% भाग केरल तट के पास है। फिर मैग्नम टाइड खनिज ज्वालामुखी शैलों में होता है। ये उन्हीं सागरीय तटों क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। मैग्नेटाइट लौह भंडार जापानी तट के पास 36 मिलियन टन बताया गया है। कैसीट्राइड एक प्रकार का खनिज होता है और ये ग्रेनाइट शैल के अपक्षय होने से अलग होता है। इसका सर्वाधिक भंडार थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया सागरीय तटों में है। फिर सोने का जमाव अलास्का में, चिली में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में है। फास्फोराइड सागर रेत में मिलता है और मग्न तटों ढालों पर यह नोडुल के रूप में पाया जाता है। इसका उर्वरक निर्माण में किया होता है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों में संसार का 29% रुटाइल खनिज पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि इसका उपयोग बेडिंग किए गए छड़ों पर कोटिंग के लिए होता है। गहरे सागरीय निक्षेपों के खनिज में मैंगनीज पिंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर में इनका सर्वाधिक भंडार है। मैंगनीज नोड्यूल्स में कई खनिज मिलते हैं: निकेल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, जस्ता, लोहा, सिलिकॉन आदि। इनमें मैंगनीज लोहा का प्रतिशत सबसे अधिक रहता है। तो मैंगनीज में लोहा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। सागर की तली में मैंगनीज पिंड दो
दो बहुप्रचलित विधियों द्वारा प्रयोग किया गया है, एयरलिफ्टिक तकनीक और कॉन्टिन्यूअस बेसिस लाइन सिस्टम। मग्न तट निक्षेप में, तो मग्न के जो तट हैं, तो मग्न तट निक्षेप में मुख्य रूप से महाद्वीप मग्न तटों की तली के नीचे संसार में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का अपार भंडारण की संभावना है। कई देशों में तो इसका विविध दोहन हो रहा है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस सर्वाधिक विकसित संसाधन है। सागर से प्राप्त किए जाने वाले सभी खनिज संसाधनों का 90% भाग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त होता है। भारत में महाराष्ट्र में कोंकण तट, गुजरात तट में मालाबार एवं कोरोमंडल तट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन आदि के पास खनिज तेल की खोज की गई है। उत्पादन की दृष्टि से तीनों क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मुंबई बेसिन में तथा एलिवेट में खनिज उत्पादन होता है। फिर सागरीय ऊर्जा संसाधन, सागर के ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। तो सागरीय जल, सागरीय ज्वार तथा लहर, ऊपरी गर्म जल तथा निचले ठंडे जल के बीच तापमान अंतर से सागरीय ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। कुछ देशों के तटीय क्षेत्रों में ज्वार ऊर्जा, लहर ऊर्जा का विकास किया गया और ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, दीर्घ ज्वारीय परिसर और सकरा जल मार्ग। यानी दीर्घ ज्वार आने चाहिए वहाँ और सकरा जल मार्ग हो, जिससे तेज ज्वारीय धाराएं चलती हों, जो ताकि बिजली उत्पादन के लिए 5 मीटर न्यूटन ज्वारीय परिसर का होना आवश्यक है। कनाडा के नोवा स्कोटिया में 15 मीटर तक ज्वारीय परिसर है और कुछ देशों में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए तटीय भागों में बड़े शक्तिशाली संयंत्र लगाए गए हैं। उदाहरण के फ्रांस के बेटोनी में, फ्रांस है तो उदाहरण के लिए फ्रांस के बेटोनी में, एस्चुरी पर, रूस के श्वेत सागर में, मरमोन्स्क के पास, भारत में कांदला पत्तन आदि हैं। सागरीय लहरों में भारी ऊर्जा निहित है, परंतु इसके विकास के कम प्रयास किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंगों से बिजली उत्पन्न करके 3 विधियां विकसित की गई हैं। सागरीय तट हैं तो तटों में सागरीय तरंगों से बिजली उत्पन्न करके 3 विधियां विकसित की गई हैं बिजली उत्पादन करने की। लंबवत विस्थापन विधि, लंबवत विस्थापन विधि, साल्टर प्रणाली और डैम एटल विधि। भारत में खम्मत की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की ज्वारीय, हुगली की एस्चुरी, फिर ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है। इसका विभव 1000 मेगावाट है। तो खम्मत की खाड़ी में बनाए गए 1000 मेगावाट बिजली मिलती है। फिर समुद्र का जल ओटेक ऊर्जा अच्छा स्रोत है। इसमें एनओटीसी समुद्र की सतह से 1000 मीटर की गहराई तक ऊर्जा अवशोषित की गई है। भारत में उष्णकटिबंधीय देशों में से समुद्र तापमान 25.27 डिग्री सेल्सियस होता है। व्यापक संभावना है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो तमिलनाडु के कुशलसेकपट्टनम में है, यूएसए द्वारा प्रस्तावित है। लक्षद्वीप प्रस्तावित है और इसमें सर्वाधिक विचार फ्रांसीसी विद्वान आर्सेंडी आर्सोनेवल ने दिया था। समुद्र जल में पवन प्रवाह के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पक्का चैम्बर तैयार किया जाता है, जिससे टाइवन लगा होता है। दोलयमान जल स्तंभों से टाइवन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में तटवर्ती रेखा के सहारे कुल 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की संभावना होती है। भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र बिंझिंग में लाया गया है। निकोबार द्वीप समूह में मूस पॉइंट भी समुद्री तरंग ऊर्जा की अच्छी संभावना है।
जनसंख्या की वृद्धि इसी तरह रहती है। भविष्य में विश्व स्तर पर खाद्य आपूर्ति की मांग बढ़ती जाएगी। यह मांग मात्र स्थलीय स्रोतों से पूरी नहीं हो पाएगी, अतः सागरीय संसाधनों के अधिक दोहन की संभावना बढ़ जाएगी। स्पष्ट है कि भारत में सागरीय संसाधनों का दबाव बढ़ेगा, अतः सागरीय संसाधनों के बेदोहन, संरक्षण, परिक्षरण के लिए समुचित कदम उठाना आवश्यक है। सागरीय जीवीय संसाधनों के दक्ष प्रबंधन में निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। सागरीय संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, अनुकूलन, उपयोग, संरक्षण, परिक्षरण एवं सागरीय पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना। सागरीय जीवित जीवों खासकर मछलियों को जिन प्रजातियों का आवश्यकता से अधिक मत्स्यायन हुआ है, वे संकटपन्न होने के कारण विलोपन की कगार पर पहुंच गई हैं। जिनका अधिक दोहन हुआ वे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, उनको भरपूर संरक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए व्हेल मछली की कुछ प्रजातियां 8 हैं विलोपन की स्थिति पे आ गई हैं। फिर बृहद काय बलीन व्हेल सबसे अधिक संकटपन्न स्थिति में है। नील व्हेल, हैम्पबैक व्हेल की संख्या बहुत कम हो गई है। फिर ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, नीदरलैंड में स्वयं नियम बनाए गए हैं। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। तो ये खत्म हुआ। अब विश्व भूगोल के तथ्यात्मक फैक्ट जो हैं तो फैक्ट देख लेंगे।